जी, इससे पहले कि आज का टॉपिक की तरफ चलें, आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में और लास्ट क्लास की भी लास्ट उसमें एंडिंग पे मैंने बताया था, क्या बताया था वैसे? पिछली क्लास हमारी एंड किस बात पे हुई थी? यस, मैंने पिछली क्लास तकरीबन 15 मिनट पहले मुकम्मल कर दी थी, 7 बजने से शायद 15 मिनट पहले अंदाज़न। और मैंने कहा था मैं अगला टॉपिक इसलिए नहीं शुरू कर रहा कि नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक क्या था? अबाउट द सॉक। सॉक से पहले पिछले 3 दिनों में हम जो 3 क्लासेस हुई हैं उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं? क्यों जी? तीन क्लासेस में मेरा ख्याल है कि हमने और कुछ नहीं तो 3 बड़े बड़े पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन की थी। किसी को याद हो तो जरूर बताएं। पहले दिन पहली क्लास में क्या हमने डिस्कस किया था? पहली क्लास में जी, पहली क्लास में मैंने गालिबन तज़किरा किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स, और ख़ास तौर पे इस कोर्स के हवाले से चंद बड़ी यूनिक सी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। वो यूनिक चीज़ें क्या थी कि एक तो इसकी जॉब मार्केट में बड़ी डिमांड है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो। डिमांड तो सबकी है, लेकिन इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड है। पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वहां पर अभी तक डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा डिफरेंस है ये सॉक की फील्ड के अंदर। और फिर हमने कोर्स का कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू हमने किया था। फिर उसके बाद अगले 2 दिनों में हमने सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को तस्करा किया था। ये सिक्योरिटी ऑपरेशंस किस तरह होते हैं? ठीक हो गया जी? अच्छा, तो आज वहीं से बात को मैं आगे लेके चलूंगा जहां हमने बात छोड़ी थी। एक चीज का मैंने तज़किरा किया था, मैं दोबारा रिपीट किए देता हूं। वो चीज क्या थी? वो चीज ये थी कि हमारा ये जो पूरा कोर्स है इसमें ज्यादा एम्फेसिस हमारा किस तरह की सिक्योरिटी, किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह की सिक्योरिटी प्रोटेक्शन पर होगा। क्यों जी? आईटी एसेट्स, नॉन आईटी एसेट्स, फिक्स एसेट्स, किस पर? जी, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही आपकी है। तरफ से? चलें, ठीक हो गया जी। आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें तो जरूर किया करें। किस पे किया था? यस, मैंने कहा था हमारे इस कोर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द डिस्कशन एंड द टास्क एंड द थिंग्स वुड बी रिलेटेड टू एंटरप्राइज कंपनीज के बारे में ज्यादातर होंगी चीजें। इंडिविजुअल्स के बारे में शायद बहुत कम होंगी, क्योंकि सॉक जो टेक्नोलॉजी है ना दुनिया भर में, ये भी मैंने बताया था कि किसकी जरूरत है, कौन यूज करता है? कंपनीज यूज करती हैं। अभी ऐसी नौबत नहीं आई कि इंडिविजुअल तक आ जाए, शायद आ जाए, पता नहीं लगता। शायद आप लोगों की नजर से गुजरा हो ना गुजरा हो, मेरी नजर से पिछले दिनों यूएन का एक गुजरा क्या है, एक अपडेट। और आपको पता है यूनाइटेड नेशंस या यूएन दुनिया के कितने मुल्कों से
फुली, पार्शली, पार्ट टाइम, फुल टाइम, टोटल कितने मुल्क हैं उसमें, मेंबर्स कितने हैं? हाँ, 54 तो पक्के हैं ना। पक्कों में आपको पता है पाकिस्तान भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है। जो मुस्तकिल मेंबर है ना, उनमें पाकिस्तान और इंडिया नहीं है। और मजे की बात, अब तस्करा हो गया तो मैं आपको बताऊं, बाकी किसी काम में पाकिस्तान और इंडिया की आपस में बने ना बने, जब भी 2 4 5 सालों बाद यूएन में वो दोबारा मेंबरशिप रिन्यू दोनों ने करनी होती है ना, पाकिस्तान इंडिया को वोट देता है कि वो मेंबर रहे, इंडिया पाकिस्तान को वोट देता है कि ये भी मेंबर रहे। इवन खान साहब की हुकूमत में भी यही हुआ था। इसके पीछे भी बड़ी एक गेम है, किस दिन टाइम निकला तो वो भी बताऊंगा। कि लोगों को समझ नहीं आती, वो हर चीज को पॉलिटिक्स में ही ले जाते हैं, तो ये भी एक बड़ी गहरी पॉलिटिक्स है। सादा सी जबान में ये बताऊंगा कि दोनों में से कोई एक यूएन से निकल जाए ना, तो क्या होगा, खासतौर पे पाकिस्तान निकल जाए, गांव के चौधरी से तंग आके वहां के लोग गांव ही छोड़ के चले जाएं, चौधरी क्या करेगा फिर? वो गांव ही बदल ले, जाओ भाई रखो अपनी चदराहट अपने पास। इसलिए और कोई वोट दे ना दे, इंडिया जरूर वोट देता कि पाकिस्तान को यूएन में रखो। एनीवेज, यूएन बीच में कहां से आ गया? यूएन बीच में इसलिए आ गया कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई, यूएन में बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे मिलजा जुला के 100+ हो जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई जो मेरी नज़र से चंद दिन पहले, ये वीकेंड पे मेरी नज़र से गुजरी। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में, नियर फ्यूचर में, पूरी दुनिया को जो 5 बड़े बड़े डेंजर, बड़े बड़े खतरात जो लाहक हो सकते हैं, पहले नंबर पर क्लाइमेट चेंज था, दूसरे नंबर पर वाटर रिलेटेड कुछ ग्लेशियर वगैरह, वो भी क्लाइमेट से रिलेटेड आ जाता है, तीसरे नंबर पर साइबर सिक्योरिटी थी, और चौथे नंबर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, या 5वें पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। मेरी सिर्फ बात बताने का मकसद ये है कि साइबर सिक्योरिटी को डोंट टेक इट लाइटली। लाइटली आप लेंगे तो फिर क्या होगा? कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लाइटली लेंगे, आपके खासतौर पे आपके कैरियर में कुछ नहीं होगा। सीरियसली लेंगे, डेफिनेटली यू विल रीच समवेयर इन योर कैरियर ऑन द सीरियस स्टेज और सीरियस पोस्ट। तो यहां पर लाइटली और सीरियसली लेने का मेरा यह मकसद है बात बताने का। तो आप खुद इस चीज को अंदाजा कर लें कि दुनिया में कितनी टेक्नोलॉजीज हैं यार, कितनी सारी टेक्नोलॉजीज के तो हमें नाम भी नहीं पता। वो दुनिया में पैसे की कितनी जंग है, दुनिया में इकोनॉमी के क्या मसले मसाइल हैं, दुनिया में वो वेपन्स और वॉर्स और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और एटॉमिक टेक्नोलॉजी और पता नहीं क्या 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 चीजें हैं। लेकिन डेंजर उनसे नहीं है। डेंजर किससे है? साइबर से। क्यों? साइबर सिक्योरिटी क्यों उन्होंने दुनिया में टेक्नोलॉजी में सबसे पहले नंबर पर साइबर सिक्योरिटी को रख दिया कि दुनिया को इससे खतरा है? आप में से किसी के ज़हन में कोई बात आ रही है? चीजें बहुत सारी हैं। सीक्रेट डाटा लॉस हो सकता है, ओपन हो सकता है। जैसे जब ये पिछली दफा ट्रम्प के इलेक्शन हुए थे तो वो कहते हैं कि रशिया भी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने इसको जितवाया था और ये सारी चीजें कर दी थी। तो जैसे यूएस के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो वहीं पे जहाँ पर डिप्लॉयड है वहीं पे यूटिलाइज किया जा सकता है, वहीं पे यूटिलाइज किया जा सकता है साइबर सिक्योरिटी के जरिए, वहीं पे फट जाएंगे सर। क्योंकि अगर फ्यूचर में अगर कोई वार होगा ना वो साइबर वार होगा, तो इसलिए जो भी ममालिक है ना वो ये कोशिश करे कि मैं अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग करूँगा ताकि मेरे जो फ्यूचर में नहीं, पिछले 10-12 सालों से चल रही है साइबर वॉर, पिछले 10-12 सालों से चल रही है।
वो ठंडी ठंडी हल्की हल्की फुल्की चल रही है, क्योंकि बीच में वो यूक्रेन वाला बहुत बड़ा मसला आ गया, दुनिया सारी उधर चली गई, उस ध्यान में लग गई। यूक्रेन के बाद वो अल्लाह रहम करे गजा वाला मसला शुरू हो गया, तो साइबर वॉर चल रही है। तो सर इसमें एक्चुअली जी जी इसमें अब दुनिया सारी डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, जितने बिजनेसेस वगैरह हो रहे हैं वो भी सारे ई कॉमर्स के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी जो है वो उसको टॉप पे रखा होगा। हाँ जी, देखिए असल में चीज वार्स, टैक्टिक्स, वेपन्स, दिस एंड दैट, साइबर वॉर, ये हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन एक पोर्शन है इनका। असल में साइबर सिक्योरिटी को उन्होंने इतने हायर रैंक पे इतना बड़ा डेंजर इसलिए रखा है, आप सबके सामने है कि दुनिया की कौन सी टेक्नोलॉजी रह गई है पीछे जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हुई, जो साइबर स्पेस से, जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन से कनेक्ट नहीं हुई, कौन सी ऐसी चीज है। और खास तौर पे जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने आप को डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, है नहीं है वो अलग कहानी है, जो अपने आप को डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, दुनिया भी उनको कहती समझती है, उनके तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, उनके तो आर्मी के भी एसेट्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उनको तो भी डेंजर होना है ना, इसलिए कहते हैं। आप कुछ अरसे बाद सुनते हैं पेंटागन से फलां चीज चोरी हो गई, फलां डेटा निकल गया, कभी व्हाइट हाउस का डेटा निकल जाता है, कभी पेंटागन का डेटा निकल जाता है, कभी चाइना का नाम लगा देते हैं, कभी रशिया का नाम लगा देते हैं, कभी किसी का नाम लगा देते हैं। वो कंपनियों की तो खैर कौन सी ऐसी कंपनी पीछे बच गई जिसका डेटा लीक नहीं हुआ, जिसके कस्टमर का डेटा लीक नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी में चीजें बहुत डिफरेंट हो चुकी हैं और बहुत डिफरेंट होने भी लगी हैं आगे। हम बात आते हैं, ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि थिंग इज कि हमारे जो टॉपिक है उससे रिलेटेड सॉक, अभी तक हमने जो बात की कि सिक्योरिटी रिस्क्स, सिक्योरिटी ऑपरेशंस और मैनेजमेंट, यानी कि कंपनीज को दरपेश साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट्स से वो बचने के लिए क्या करते हैं। हर कंपनी अपनी डिफरेंट को पॉलिसी बनाती है, को तरीकाकार होता है। लास्ट क्लास में जरा डिटेल से भी हमने डिस्कस किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी को देखते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं और उसमें कंप्लायंस करते हैं एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें थी। मैं दोबारा उन चीजों में नहीं जाना चाहता, टाइम बचा लेता हूं अपना। याद है कि नहीं याद? जी, तो सॉक से फिर क्या होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ये है क्या चीज, इंशाल्लाह आज ये समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, सॉक स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ये किसी भी कंपनी का एक डिपार्टमेंट है। सॉक क्या है? एक डिपार्टमेंट का नाम है। अब इस डिपार्टमेंट में बहुत से अफराद होते हैं। डिपार्टमेंट एक बंदे का तो नहीं होता ना, क्या ख्याल है? होता है? एक बंदे का भी डिपार्टमेंट होना, उसने भी आगे अपने घर वालों को या किसी ना किसी को उन्होंने बनाया हुआ होता है, ये प्रेसिडेंट है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। मतलब डिफरेंट डेजिग्नेशंस डिफरेंट लोगों के साथ फिर भी डिवाइड किए हुए होते हैं। अच्छा, पहली बात, सॉक क्या चीज है? सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर इज अ डिपार्टमेंट किसी भी कंपनी का। अब इस डिपार्टमेंट में होता क्या है? सबसे पहला काम सॉक समझने के लिए, ये किसी भी कंपनी का वो डिपार्टमेंट होता है जो उस कंपनी के पूरे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को 24/7
365 डेज अ ईयर, कंसेक्यूटिव, दिन हो, रात हो, शाम हो, दोपहर हो, ईद हो, शबरात हो, छुट्टी हो, ना हो, मुसलसल मॉनिटर कर रहा होता है। सॉक डिपार्टमेंट में सबसे पहला काम क्या होता है कि उस कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारी चीजें आ जाएंगी जेन में, शायद आपके आ रहे हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। ये डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है जी, उस कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर कर रहा होता है। कितनी देर के लिए? मुसलसल 24/7 अनइंटरप्टेडली। अच्छा, अगली चीज, ये मैं पॉइंट्स की शक्ल में बता रहा हूं, कोशिश कीजिएगा लिख लीजिएगा, पता हो तो भी लिख लीजिएगा, दोबारा देखेंगे कभी तो याद आएंगे, चीजें रिवाइज हो जाएंगी बड़ी इजीली। दूसरे नंबर पर बात ये कि 24/7 मॉनिटरिंग तो समझ आती है, लेकिन सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पर नादरा की बात करते हैं, ले सकते हैं, चले नादरा की एग्जांपल ले लें। आप सबको पता है नादरा के तो हर शहर में दफातर हैं, और बड़े शहरों में तो एक शहर के अंदर कई कई दफातर हैं। क्यों जी, हैं कि नहीं है? अब नादरा का सॉक डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में उनका दफ्तर है, यहां से करीब ही है। अब यहां वो दफ्तर में बैठकर नादरा के पूरे पाकिस्तान के सैकड़ों जो उनकी ब्रांचेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेज हैं, उनको कैसे मॉनिटर करेंगे? क्या ख्याल है? क्योंकि पहली चीज तो मैंने यही बताई ना कि सॉक में होता क्या है, 24/7 मॉनिटरिंग। अभी 24/7 पे भी मैं आऊंगा, लेकिन पहली चीज एक जगह से बैठकर सारा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर किया जा सकता है। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल दी नादरा की या ऐसे इदारे की जो एक मुल्क के अंदर है। अगर कंपनी ऐसी हो जो कई ममालिक में जिनके दफातर हो, फिर फेसबुक सर इंटरकनेक्टेड होती हैं, गूगल, यूट्यूब, याहू और कितनी कंपनीज हैं, मतलब जिनकी दुनिया के बहुत से मुख्तलिफ ममालिक में ब्रांचेज हैं और आगे उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक छोटी सी एग्जांपल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ले लें, पाकिस्तान में है ना, बहुत सारे शहरों में ब्रांचेज हैं। मुझे 6-7 ममालिक में जाने का इत्तफाक हुआ, सिर्फ 2 मुल्कों में मैंने नहीं देखा, बाकी 5-6 मुल्कों में देखा मुझे था स्टैंडर्ड चार्टर्ड। मतलब वो उनकी जितनी भी 8, 10, 15 ममालिक में ब्रांचेज हैं, वो सारी की सारी ब्रांचेज, अब कहीं ना कहीं अगर उनका सेंट्रलाइज सॉक बना हुआ होगा तो वो सारे कैसे पूरी दुनिया के अपने ब्रांचेस को या पूरे कंट्री की ब्रांचेस को कैसे एक वक्त में बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं? जी, इसके लिए आपको यहां पर पहला एक रेड कलर का वर्ड नजर आ रहा होगा, सेंट्रलाइज यूनिट। सेंट्रलाइज यूनिट सॉक बनाने के लिए, सॉक बनाने के लिए सेंट्रलाइज्ड यूनिट बनाना पड़ता है। ये सॉक क्या होता है? बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट होता है। उस सेंट्रलाइज्ड यूनिट से मतलब जैसे मैंने बताया नादरा के केस में इस्लामाबाद में है। अब इस्लामाबाद में बैठी हुई टीम पूरे पाकिस्तान के नादरा के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर कर रही है। सवाल पैदा होता है कैसे? सॉक बनाने के लिए
जो एप्स, प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं उसको कहते हैं सीम, जो लास्ट टाइम मैंने आपको क्लास में बताया था, याद होगा, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, बल्कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। कोई इंसिडेंट भी कह लेता लेकिन एक्यूरेट इज इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली होता क्या है, मैं थोड़ा सा टेक्निकल एंड बता देता हूं, बैक एंड पर होता ये है। अब जैसे नादरा की मैंने एग्जांपल दी, नादरा के पाकिस्तान पूरे में जितने भी दफातर हैं वहां पर अब दो तरह की डिफरेंट चीजें हो सकती है। अब इन दोनों में से कोई एक ही होगी। क्या? एक हो सकता है कि हर डिवाइस पर, हर कंप्यूटर पर जाकर एक ऐप इंस्टॉल कर दी और वो ऐप आपका जहां पर सॉक हेडक्वार्टर या सॉक है, जैसे इस्लामाबाद में, वो ऐप यहां पर इस्लामाबाद में हेडक्वार्टर में, सॉक में अपनी रिपोर्ट, उस सिस्टम की रिपोर्ट यहां भेजती रहेगी। मिसाल के तौर पे समझाने के लिए थोड़ी सी एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं। नादरा वाले लेट से अगर IBM का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं QRadar, तो नादरा वाले अपने पूरे पाकिस्तान के हर सिस्टम पर QRadar का क्लाइंट जाके इंस्टॉल कर देंगे और जहां इनका सॉक होगा, सेंटर होगा, वहां पर उसका सर्वर बना देंगे। अब जहां जहां पर वो क्लाइंट इंस्टॉल है, क्लाइंट उस कंप्यूटर की सारी डिटेल कहां भेजेगा? सर्वर पे। तो जब पूरे पाकिस्तान के नादरा के तमाम कंप्यूटर्स सॉक डिपार्टमेंट में सर्वर पर अपनी डिटेल्स भेज रहे होंगे, तो ये सॉक डिपार्टमेंट जहां पर सर्वर पर सारी डिटेल आ रही है, ये सेंट्रलाइज यूनिट बना के ना बना? क्यों जी? बन गया ना। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हर ब्रांच में, हर शहर में वहां का एक बड़ा बना देते हैं, सारे उसको भेजते हैं और वो बड़े वाला इधर भेज रहा होता है। मतलब एक नादरा के एक दफ्तर में मिसाल के तौर पर 15 डाटा एंट्री की मशीन्स हैं, तो बैकएंड पर 2 सर्वर भी होते हैं वहां पर, जहां पर सारा उस ऑफिस का सारा रिकॉर्ड उस मशीन्स पर जाकर स्टोर होता है। पहले केस में 15 उनके भी, 2 उनके भी, 17 मशीन्स का सारा रिकॉर्ड इधर आ रहा था। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उन 15 की 15 मशीन्स का रिकॉर्ड उन 2 मशीन्स पर जाए जो वहां के सर्वर है, और वो 2 मशीन सारा रिकॉर्ड हमारे पास भेज दें। ये इंप्लीमेंट करने की प्रैक्टिकल जो इंप्लीमेंटेशन सॉक बनाना होता है ना, ये उसकी टैक्टिक्स होती हैं। बहरहाल रिगार्डलेस ऑफ दैट, हमने सॉक बनाना नहीं है, हमने सॉक की वर्किंग पे वर्किंग देखनी है कि काम कैसे करता है। तो सॉक इज अ सेंट्रलाइज्ड यूनिट। ये सेंट्रलाइज्ड यूनिट बनता कैसे, अभी मैंने आपको बताया। अच्छा, कंप्यूटर पर तो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स पे क्या होगा? वहां पे तो ऐप इंस्टॉल नहीं होती। तो आप में से अगर किसी ने CCNA, खासतौर पे अगर CCNP किया है, तो उसको जरूर पता होगा राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, नेटवर्क डिवाइसेस भी लॉग जनरेट भी करते हैं और वो उनके लॉग जनरेट हुए हम आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? SNMP। अमूमन राउटर, स्विचेस पर, नेटवर्क डिवाइसेस पर आमतौर पर SNMP के नाम का प्रोटोकॉल चल रहा होता है आमतौर पर। और भी होते हैं लेकिन ये तो सब पे कॉमन है, क्योंकि सेंट्रलाइज यूनिट पर सॉक जहां पर सर्वर बना हुआ है, जहां पर सेटअप बना हुआ है सेंट्रलाइज, वहां पर जिस चीज का रिकॉर्ड नहीं आ रहा और खुदा ना खास्ता वही हैक हो जाए, उसी पर ही साइबर अटैक हो जाए और वो ही खराब हो जाए, तो इधर तो हमें नहीं पता लगेगा क्योंकि हमारे पास उसका रिकॉर्ड ही नहीं आ रहा।
तो ये तो है सॉक बनाने का तरीकाकार। क्या तरीकाकार है? सॉक बेसिकली होता क्या है? एक सेंट्रलाइज यूनिट जहां पर उस कंपनी के तमाम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाली तमाम एक्टिविटीज का रिकॉर्ड मॉनिटर किया जा रहा होता है। अब मॉनिटर कैसे किया जा रहा होता है कि वहां की मशीन पर सेटिंग की हुई होती है, वो रिकॉर्ड भेज रही होती है, हम रिकॉर्ड रिसीव कर रहे होते हैं, सॉक जहां बना हुआ होता है वहां पर। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में एक चीज बहुत जबरदस्त है, वैसे बहुत सारी जबरदस्त है, लेकिन एक चीज बहुत जबरदस्त है। वो क्या? जब आपके पास किसी कंपनी का हर तरह की हर डिटेल आपके पास किसी भी, तो यहां आपको पता लगेगा कि नहीं? फौरन से पता लगेगा। पता नहीं लगेगा, फौरन से पता लगेगा। और ये सॉक का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। जो ट्रेडिशनल साइबर सिक्योरिटी के तरीकाकार चल रहे हैं ना, जिनके पास सॉक नहीं होता, उनका मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। किसी को अटैक के बारे में पता लग जाता है, ज्यादातर को नहीं पता लगता। वो हैकर आता है, हैक हुक करके खराब करके काम साफ करके चला जाता है, फिर उसके बाद उसको उनको पता लगता है अच्छा हैक हुआ था, अटैक हुआ था। लेकिन इस केस में क्या होता है? 24/7 मॉनिटरिंग चल रही होती है ना। जैसे ही कहीं पर कोई अटैक आता है फौरन से पता लग जाता है, और जब फौरन से पता लग जाता है तो फिर टैकल तो किया जा सकता है। वो अलग बात है, टैकल हो ना हो, कोशिश तो की जा सकती है ना उसको हैंडल करने की। तो सॉक का रोका जा सकता है, फर्दर डैमेज से रोका जा सकता है, मिटिगेशन की जा सकती है, रिस्पॉन्स बैक किया जा सकता है, रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कि थिंग आपको पता ही नहीं लग रहा, कंपनी को पता ही ना चले। और दूसरे एंड पर सॉक में क्या हो रहा है? सारी डिटेल आ रही है, पता लग रहा है। तो सॉक टेक्नोलॉजी जो मैं बात कर रहा था, पूरी दुनिया में कामयाब क्यों होती जा रही है, क्यों इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन, दिस इज द वन सिंगल बिग रीजन। और भी हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी बिग रीजन है। क्या रीजन है? जिस कंपनी ने सॉक बनाया होगा, उस कंपनी की तमाम आईटी एसेट्स सिक्योर हो ना हो, उनके तमाम आईटी एसेट्स का मॉनिटरिंग की जा रही होगी सेंट्रलाइज। अच्छा, अब जब सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग की जा रही होगी, वहां पर स्टाफ होगा कि रोबोट्स होंगे? वो कहते हैं एआई बड़ी आगे, क्या पता। दुनिया में शायद कहीं बॉट बिठा दी हो, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई वैसे, लेकिन दुनिया में बॉट आ भी गए ना तो पाकिस्तान में नहीं आते जल्दी, टेंशन ना ले सर। वो देखे ना, कुछ चीजें दुनिया से पीछे होने में वो ब्लेसिंग भी होती है। हर चीज, हाँ, हर चीज में आप दुनिया को कंपीट करते जाएं, दुनिया के साथ साथ चलते जाएं, तो वो अमूमन तो यही होता है कि वो पीछे चल रहे हैं, तो इट्स अ नेगेटिव थिंग। बट हर चीज नेगेटिव नहीं होती, कहीं ना कोई ना कोई ब्लेसिंग मिल जाती है। सर मुझे ये जानना था कि जी सर आपका इंटरनेट आज अनस्टेबल है या मेरा? बाकियों के साथ भी ऑनलाइन जितने भी हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रहा है? बिकॉज फिर मैं अपना अगर किसी इंटरनेट के साथ आ रहा है तो उन्होंने बताया होता, आप रिपोर्ट कर रहे हैं जी तो मेरा ख्याल है कि शायद सिर्फ आप। सर मेरे साथ भी इशू आ रहा है आज। मैं समझे मेरे जी नेट सर, डिले चलें जी, कोई चेक करे सर। अच्छा सर, एक और मेरे बात साथ भी आ रहा थी है सर। सर।
जी जैसे आप कह रहे हैं कि हर चीज को मॉनिटर करेगा, ये सिर्फ हमारे आईपीस को करेगा या एनी डिवाइस को? मैं बताता हूं किसको मॉनिटर करेगा। जी बेसिकली जब मॉनिटरिंग की बात की जाती है ना आईपी मॉनिटर होता है ना डिवाइस मॉनिटर होती है, ट्रैफिक मॉनिटर होती है। कि किस आईपी तो है, लिनक्स है या मोबाइल फोन है तो एप्पल का है, एंड्रॉयड है या कौन सा है। वो आप सबको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। कभी आपने अपना जीमेल अकाउंट किसी दूसरे कंप्यूटर पे जाके खोला हो, आपको जीमेल की तरफ से मैसेज आ जाता है फलां पे एक्टिविटी हुई है और उसका उन्होंने बताया हुआ होता है कि वो लैपटॉप है, उसका नाम ये है, उस पर विंडो थी, उस पर फायरफॉक्स था या क्रोम था, क्या था। अलाउ करना कि नहीं करना? हाँ यस यू। तो बेसिकली ये डिटेल तो जाती ही जाती है, लेकिन एक्चुअल जिसको मॉनिटरिंग हम कहते हैं वो नेटवर्क ट्रैफिक की डिटेल जाती है कि किस तरह की ट्रैफिक उस पर उससे और किससे क्या कम्युनिकेशन चल रही है। आ जाए मतलब तो अटैक वाले ट्रैफिक को मॉनिटर करके अलर्ट देगा। जी तो बेसिकली मॉनिटरिंग इस सेंस में की जा रही होती है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग जिसको हम कहते हैं। अच्छा तो बात मैं कर रहा था कि 24/7 जब की जा रही होती है तो इंसान ही कर रहे होंगे ना। वैसे भी जो बोट है वो भी एक आईटी एसेट है, वो भी तो हैक हो सकता है, उसको तो नहीं रखा जाता। नहीं कुछ लोग कहते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ ही रिप्लेस कर देगी, वो भी तो हैक हो सकती है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने जल्दी सबको रिप्लेस नहीं करने लगी, टेंशन ना लें। कुछ चीजें ऐसी हैं, याद रखिएगा। अब तस्करा हो गया तो मैं बता दूं, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जब से आई है, लोग बहुत ज्यादा कहने लग गए हैं कि ये लोगों को रिप्लेस कर लेगी, ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर देगी, फलां फलां लोगों को रिप्लेस कर देगी। मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के आने से पहले ये बात कर रहा हूं। अभी एआई दुनिया में आई थी, पाकिस्तान में लोगों को पता भी नहीं था क्या बात कर रहा हूं। और अब भी वही चीज मैं बात करता होता हूं, वो ये, आप अगर अपने आप को आईटी में अपडेट नहीं करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए ना आए आपको कोई और रिप्लेस कर जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसको रिप्लेस करती है जो अपने आप को अपडेट ना करे, जो स्टैटिक चीजें जिसको 10 साल पहले भी वही पता था आज भी वही पता है। तो टेक्नोलॉजी बेसिकली रिप्लेस करती है लोगों को। ओके तो बात मैं कर रहा था कि ह्यूमन बीइंग्स ही देख रहे होंगे ना। अब 24/7 अगर किसी ने देखना है तो स्टाफ भी 24/7 बिठाना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि आमतौर पे वर्ल्ड स्टैंडर्ड है 8 घंटे ड्यूटी। वो एक अलग बात है, को मानता है को नहीं मानता, लेकिन स्टैंडर्ड तो यही है ना। फिर यहां क्या किया जाता है, जिस कंपनी में सॉक चल रहा होता है वहां पर स्टाफ की आमतौर पर 3 शिफ्ट्स होती हैं 8-8 घंटे की। क्या होता है, 3 शिफ्ट्स होती हैं 8-8 घंटे की, यानी कि हर वक्त स्टाफ होता है। अब हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी होती है। पाकिस्तान में जो मैंने ज्यादातर देखा, पाकिस्तान में जो चीज चल रही है, एक बंदा पूरा हफ्ता सुबह के वक्त ड्यूटी करता है, अगले हफ्ते वो शाम की ड्यूटी कर रहा होता है, उससे अगले हफ्ते वो रात की ड्यूटी कर रहा होता है, उससे अगले हफ्ते वो छुट्टी कर रहा होता है। आमतौर पे पाकिस्तान में है। किसी में डे बाय डे भी हो सकता है, किसी में 2-3 दिनों के बाद रोटेट वाला सिनेरियो भी हो सकता है, किसी में महीने बाद रोटेशन वाला सिनेरियो भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे होता यही है क्योंकि वहां पर स्टाफ की 24/7 जरूरत होती है, इसलिए 24/7 स्टाफ वहां पर होता है। तो सॉक की सबसे अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज क्या आज पता लगी, टीम इज ऑलवेज अवेलेबल 24/7। जिस कंपनी ने भी सॉक बनाया हुआ है ना,
उस कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है? 24/7 मॉनिटर हो रहा है। और किस चीज का मॉनिटरिंग हो रही है? साइबर अटैक तो नहीं आ रहा, साइबर अटैक या जिसको हैकिंग अटैक भी हम कहते हैं, वो तो नहीं हो रहा या वो तो नहीं होने लगा। इस चीज की मॉनिटरिंग की जा रही होती है। इसको कहते हैं क्या हो सकता है? फायरवॉल, डेटाबेस, एंड पॉइंट्स, वेबसाइट्स, फाइल सर्वर्स, ईमेल सर्वर, मैनेजमेंट सर्वर, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल्स, आईपीएस, आईडीएस, जो भी कुछ है, सारे का सारा डेटा कहां जा रहा है? एट द एंड सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में ही जा रहा है ना डेटा। अब होता है या कोई अटैक की कोशिश करता है, तो एट द एंड ऑफ द डे कहां जाएगा डेटा? सॉक वाले को पता लगेगा। मैं सादा और आसान जबान में बात कर रहा हूं, मैं थोड़ी सी आगे डिटेल में भी चलूंगा। इस तरह से डेटाबेस के साथ कोई मसला मसाइल होता है तो सॉक वाले को पता लगेगा। वेबसाइट के साथ कोई अटैक होता है तो भी पता लगेगा उन्हें। अच्छा, अब आमतौर पर ये तो पता उसको लग रहा है, लेकिन आमतौर पर जहां पर सॉक बना हुआ होता है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर बनाया हुआ होता है, वहां पर उन्होंने ना डिफरेंट जो सारा डेटा आ रहा है, मिसाल के तौर पे फायरवॉल से, डेटाबेस से, एंड पॉइंट से, वेबसाइट से, फाइल सर्वर, ईमेल सर्वर, मैनेजमेंट सर्वर, राउटर, स्विचेस, आईपीएस, आईडीएस, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी डिवाइसेस हैं, हम में से शायद अगर किसी का एक्सपीरियंस होगा सर्वर्स पे काम करने का, उसको सर्वर के लॉग्स के बारे में शायद थोड़ा सा पता हो। आप में से जिसका काम करने का तजर्बा, एक्सपीरियंस होगा अगर नेटवर्क डिवाइसेस पे, तो उसको नेटवर्क डिवाइसेस के लॉग्स का थोड़ा सा आइडिया होगा। एक डिवाइस, एक कंप्यूटर, एक सर्वर, एक राउटर या एक स्विच कितने लॉग्स जनरेट करता है? इतनी बड़ी अमाउंट में लॉग जनरेट करता है कि एक बंदा एक मशीन के लॉग पढ़ने बैठे ना, नहीं पढ़ सकता। और हम बात कर रहे हैं कंपनी की। कंपनी के पास तो पता नहीं कितने सारे सर्वर्स, राउटर, स्विचेस, वेबसाइट्स, डेटाबेसेस हो सकते हैं ना। अब इतने सारे लॉग्स आ रहे हैं, सॉक वाला तो पागल हो जाएगा। नहीं जी, सॉक वाले को पागल होने से भी बचाना है। कैसे? वो जो सीम सॉल्यूशन है ना, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, वो क्यूरेडार हो या स्प्लंक हो, वो डेटा तो उसके पास सारा आ रहा है, लेकिन आमतौर पर उसके अंदर डिफरेंट हेड्स बने हुए होते हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स बने हुए होते हैं। ये जैसे यहां पर ये मॉड्यूल बता रहा है, देखे क्या, अलर्ट का अलग मॉड्यूल होगा, रिपोर्टिंग का अलग होगा, क्यूरी का अलग होगा, आर्काइविंग का अलग होगा, वर्कफ्लो का अलग मॉड्यूल होगा। क्या मतलब? जो सारे लॉग्स आ रहे हैं, उन लॉग्स के अंदर कोई साइबर अटैक, कोई थ्रेट, तो वो कहां आएगा? अलर्ट में आएगा। सर आज काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। आएगी। सर आज काफी डिस्टर्बेंस आ रही है सर, जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ऐसी निकल जाती है। इसका क्या करें? दोबारा पूछ ले, कोई मसला नहीं। तो बात मैं कर रहा था कि डिफरेंट ये जो मॉड्यूल्स हैं या डिफरेंट टाइप्स हैं, सीम के अंदर वो सारे डेटा को प्रॉपर वे में उसको ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। ये नहीं कि वो जैसे गार्बेज वैल्यू आ रही है वैसे ही गार्बेज वैल्यू इकट्ठी करके दिखाना शुरू कर दे, वो तो हेडेक है।
तो यहां पर डिफरेंट मॉड्यूल जो मैं बात कर रहा था, यहां पर जो नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि अलर्ट्स अलहदा आ रहे होते हैं, रिपोर्टिंग अलहदा जगह पर आ रही होती है। हाँ जी, कहां पर कौन कौन क्यूरी चला रहा है वो एक अलहदा चीजों पे आ रही होती है, आर्काइविंग अलहदा आ रही है, वर्क फ्लो सिस्टम अलहदा चल रहा होता है। लेकिन आम तौर पर सॉक में सबसे ज्यादा नजर किस पर रखी जाती है? अलर्ट्स पर। क्यों? अलर्ट में आपको पता लगेगा कहीं पर साइबर अटैक हुआ कि नहीं हुआ। वो अटैक नहीं हुआ, ये क्या चीज हुई? अच्छा, सारे लॉग में से खुद ही पता लगा लेगा कि अटैक वाले बहुत सारे लॉग होंगे ना सर, ऐसे ही है। ठीक है सर ये आईपीएस आईडीएस का जनरेट करता है। ये देखे ना, ये आईपीएस आईडीएस स्विचेस, ये जितनी भी चीजें आपको ये मैं यहां पर बता रहा हूं, ये तो सॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये डेटा सोर्सेज हैं। मतलब ये वो कंपनी की एक्चुअल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो चल रहा है। इनके लॉग्स फॉरवर्ड किए जा रहे हैं कहां? सॉक में या सीम्स में, वहां पर इनके सारे लॉग देखे जा रहे हैं जी। आईपीएस है, जैसे स्नोड ले लेते हैं, सुई काटा ले लेते हैं, वो तो ऑलरेडी प्रिवेंट कर चुका है। हम एक फर्ज करते हैं कि वो ऑलरेडी आईपीएस ने सुई काटा में एक अटैक हुआ, उसने प्रिवेंट कर दिया, डिटेक्ट कर दिया, प्रिवेंट भी कर दिया। फिर वो सीन को क्यों भेजता है? ताकि इंप्रूवमेंट की जा सके, ताकि पता तो लगे ना उसने किया क्या, किसकी तरफ से हुआ था, क्या अटेम्प्ट हुई थी, क्या उसका रिजल्ट क्या निकला, इंप्रूवमेंट के लिए। इंप्रूवमेंट के लिए। अगर फायरवॉल बाईपास कर किसी सिस्टम का लॉग्स जनरेट, बिल्कुल, लॉग हर एक्टिविटी का जनरेट होता है। छोटी सी एक बात बताता हूं, इन्होंने सवाल पूछा फायरवॉल को बाईपास करके अगर कोई अटैक कर दे तो उसका लॉग जनरेट होता है कि नहीं होता? तो मैंने कहा उसका भी लॉग जनरेट होता है। लॉग हर तरह की ट्रैफिक का जनरेट होता है। इसकी सादा तरीन और बेस्ट एग्जांपल, पाकिस्तान में फायरवॉल लगी ना, हम लोगों ने क्या किया? वीपीएन लगा लिया, बाईपास हो गई। अब गवर्नमेंट को किसने बताया कि वीपीएन लगाया है? लोगों ने। न्यूज एंकर्स ने बताया। उन बेचारों को खुद नहीं पता होता वो कितना को टेक्निकल लोग हैं। फायरवॉल से ही लॉग उन्होंने निकाल के देखे ना। शुरू में तो बड़ी खुशी हुई कि लेंगे फायरवॉल लगा दिया, सब कुछ हमारे कंट्रोल में आ गया। थोड़े दिनों बाद पता लगा लो जी ये सब फिर कंट्रोल से निकल गया। कैसे पता लगा? सिर्फ मैं उन चीजों की तरफ नहीं मैं जा रहा, मैं टेक्निकल चीजों की तरफ आ रहा हूं। कैसे पता लगा? लॉग से देखा तो पता लगा ये तो वीपीएन चलाया और फायरवॉल से चीजें बाईपास हो गई। तो फायरवॉल भी बाईपास हो तो लॉग तो जनरेट होता है ना, वो लॉग से ही पता लगता है कि हुआ क्या। फिर उन्होंने अब वीपीएन पे भी कार्रवाई शुरू कर दी, आपको पता होगा। वो हलाल हराम के अलावा और भी कार्रवाई शुरू हुई हुई है, ब्लॉक करना और फिर उसको रजिस्टर करवाएं और ये करें और वो करें। बहरहाल दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो कहने का मतलब मेरा था कि मैंने एक आपको एविडेंस से बताया कि वाकई चीजें लॉग्स में आ रही होती हैं और लॉग्स से ही निकाल के डिटेल आगे काम किया जाता है। सर मेरे जी सर मेरे कम इल्म के मुताबिक सर वीपीएन जो है वो कैसे ब्लॉक हो सकता है सर? उसकी तो थोड़ी सी कोडिंग चेंज कर दें, आई थिंक वो ब्लॉक नहीं हो सकता। तो कितने के वीपीएन ब्लॉक करेंगे सर? अभी जितना चाइना में ना, मतलब चाइनीज वीपीएन चलते हैं और कोई वीपीएन नहीं चलता। जो हम परचेज करते हैं चाइनीज वीपीएन है वो चलते हैं, बाकी और कोई वीपीएन नहीं चलता। यार बहुत सादा सी टेक्नोलॉजी है। देखें चीजों का अगर अंदाजा हो, प्रैक्टिकली अगर की नहीं हो तो बहुत जबरदस्त अंदाजा होता है, नहीं तो थोड़ी बहुत पड़ी नहीं हो तो भी अंदाजा हो जाता है। बिल्कुल ही ना हो तो फिर आप वो फाइबर ग्लास वाली कहानी हो जाती है। थिंग इज
आ गया तो मैं बता देता हूं, दुनिया में चाहे चाइनीज वीपीएन हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे कोई भी वीपीएन हो, चाहे आपके मोबाइल फोन में हो या मेरे मोबाइल फोन में हो या कंप्यूटर में हो या लैपटॉप पे हो, वीपीएन का काम ये होता है, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, हम उस ऐप को चलाते हैं। हमारे पास जो वीपीएन की ऐप है वो है क्लाइंट एंड ऐप, हम उसको चलाते हैं, इनेबल करते हैं, और हमारा वीपीएन आपको विद इन फ्यू सेकंड्स आप उसको चलाते हैं, आपको लिखा हुआ नजर आता है ना कनेक्टेड। किससे कनेक्ट होता है? वीपीएन अपने सर्वर से कनेक्ट होता है, अपने सर्वर से। और एक बात जहन में रखें, आप में से जो जॉब एक्सपीरियंस जिनका होगा उनको तो जरूर पता होगा, सर्वर का आईपी चेंज होता रहता है कि स्टैटिक होता है? सर्वर का स्टैटिक होता है, सर्वर का आईपी एड्रेस चेंज स्टैटिक होता है, नहीं होता। क्लाइंट एंड का आईपी चेंज होता रहता है, सर्वर का स्टैटिक है। 50 वीपीएन के आईपी पर 50, ये तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, शायद उन्होंने भी ऐसे ही किया हो। अपने नीचे काम करने वाले इंटरव्यू का लो जी गूगल करो और 3 दिन में मुझे 500 वीपीएन की लिस्ट बता के दो, सॉफ्टवेयर की लिस्ट बना के दो। क्या ख्याल है? तो आप भी बना लेंगे, मैं भी बना लूंगा, शायद टाइम लगाना पड़ेगा। गूगल में बैठे, हाँ जी वीपीएन कौन सा रह गया, ये रह गया, लिख दो, कौन सा रह गया, ये रह गया, लिख दो, लिस्ट आ गई। हाँ जी आ गई लिस्ट, ले जी अब अगला काम करें, इनके सर्वर्स के बारे में पता लगाएं, सर्वर्स के आईपी निकालें। आप में से जिन्होंने सीएच पढ़ा होगा, खासतौर पर मुझसे, तो उनको पता होगा नेम से आईपी पता लगाना कितनी बड़ा रॉकेट साइंस है। आईपी पता लग गए, डाल दो जी ब्लैक लिस्ट में, हो गए ब्लॉक। 500 कर दिए ब्लॉक, हो सकता है 2 4 500 और हों जो इनका पता ही ना लगाओ, आहिस्ता आहिस्ता पता लगता जाएगा, ब्लॉक होते जाएंगे। तो बेसिकली ये वीपीएन्स को इस तरह से ब्लॉक करते हैं, जिसके बारे में पता लग गया, आईपी पता लग गया, ब्लॉक हो गया। जिसने आईपी सर्वर कंपनी ने बैकएंड पे आईपी चेंज कर दिया, फिर चल गए, फिर उसका नया आईपी आया, वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, तो वो भी ब्लॉक हो गया जी। सर यहाँ से फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट ब्लॉक है, हाँ, और यहाँ से किसी ने वीपीएन की रिक्वेस्ट की है, उससे डेटा तो सारा फायरवॉल से ही जाएगा, तो वहाँ पे फायरवॉल उसको क्यों नहीं डिटेक्ट कर देगा? असल में वीपीएन की बात फिर अगर बीच में आ जाती है, वीपीएन को अगर आप पढ़ें तो वीपीएन का सबसे पहले तो उसका एब्रीविएशन होता है वर्चुअल प्राइवेट जी। अच्छा, अब उसमें होता ये है कि वीपीएन एक एंड से दूसरे एंड तक सिक्योर इनक्रिप्टेड टनल बनाता है। आपने मोबाइल पे वीपीएन कनेक्ट किया, आपके मोबाइल पे और वीपीएन वाले सर्वर तक क्या बना? सिक्योर टनल। अब आप जो लिख रहे हैं ना उस टनल में से गुजर के जा रहा है। अब या तो वो पूरी की पूरी टनल ब्लॉक होगी, टनल ब्लॉक होगी तो मतलब वीपीएन ब्लॉक हो गया। अब टनल ब्लॉक नहीं होगी तो फिर सारी ट्रैफिक वहां से गुजर के जाएगी। आपके मुल्क में जो मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हो, जब ट्रैफिक ने इंटरनेट पर कहां जाके लैंड होना है, उस सर्वर से जाके वो इंटरनेट पर जाएगी। आपकी आईएसपी और आपके सर्वर से नहीं जाएगी, आपके आईएसपी को जस्ट एज ए कनेक्टिविटी वो यूज करेगी। एनीवेज, वापस आते हैं हम सॉक की तरफ। वीपीएन पे हम जरा ज्यादा चले गए डिटेल में। तो इस तरह से ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और सॉक में इस तरह से काम इस पर किया जाता है। ये जो प्रॉक्सी सर्वर होते हैं, हाँ, तो ये भी वीपीएन वाले काम कर रहे हैं, इसमें भी डिफरेंट होता है इनका, मिलता जुलता होता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाँ जी, चलें जी, एक और सवाल आ गया इतने में, वो ये कि बस फिर शायद कुछ मसला मसाइल चल रहा है। एनीवेज, तो जनाब अभी एक सवाल आया कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। प्रॉक्सी होता है बेसिकली इंटरनेट शेयरिंग सर्वर। वीपीएन और प्रॉक्सी में फर्क ये है कि वीपीएन में, मिसाल के तौर पर सादा एग्जांपल फिर दूंगा, आपने मोबाइल में वीपीएन लगाया, आपके मोबाइल की सारी ट्रैफिक वीपीएन से गुजर के जाएगी। प्रॉक्सी लगती है एक ऐप के अंदर, आपने क्रोम में लगा दी, फायरफॉक्स में लगा दी, टेलीग्राम में प्रॉक्सी लगा दी, सिर्फ टेलीग्राम, सिर्फ वो ऐप वहां पर डेटा भेजेगी जैसे वीपीएन भेज रहा होता है। वीपीएन में क्या है? सारी डिवाइस का डेटा जाता है, जबकि प्रॉक्सी के अंदर जिस ऐप पर प्रॉक्सी लगाई जाती है सिर्फ वो ऐप अपना डेटा वहां भेज रही होती है।
अच्छा जनाब, ले जी, जस्ट क्विकली से इन चीजों को लेके डिस्कस किए चलते हैं जी। नीड ऑफ सॉक, ज्यादातर चीजें हमने बातों बातों में डिस्कस कर ली कि सॉक की जरूरत कहाँ होती है और क्यों होती है। देखें, ये जितनी भी चीजें हैं ना, जिसकी अच्छी सी पिक्चर आई है वो ग्रुप में भी बेशक शेयर कर दे। तो ये जितनी भी चीजें हैं ना जो आपके सामने लिखी हुई है, क्या है? नीड ऑफ सॉक। किसी कंपनी को सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर या सॉक की जरूरत क्यों है? इन सारी चीजों को अगेन मैं समराइज करके एक दो बातों में तो बताऊंगा आप लोगों को। ज्यादा मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखी हुई, आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। क्या? जब किसी कंपनी के आईटी एसेट्स 24/7 मॉनिटर हो रहे हों, और 24/7 मॉनिटर हो रहे हों किसके लिए? कि उन पर कोई साइबर अटैक तो नहीं हो रहा, कोई हैकर आके अटैक तो नहीं कर रहा। तो ये तमाम सहूलियात मिल रही होती हैं। क्या मतलब? होने वाले किसी भी साइबर अटैक या थ्रेट से आगाही मिल जाएगी। अच्छा, कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं, नहीं हो रही, उनके बारे में पता लग जाएगा। हमारी उस कंपनी को यह भी पता लगेगा कि उनकी कितनी कम्युनिकेशन सिक्योर है और कितनी सिक्योरिटी इंप्रूव होने वाली है। अच्छा जी, उसके अलावा तो मॉनिटर एंड मैनेज आइसोलेटेड एंड लोकलाइज पॉइंट सॉल्यूशन डिवाइसेस, कि उसको फिर कैसे मॉनिटर करना है, कैसे हैंडल करना है। जो चीजें सिक्योर हैं, नहीं है, सिक्योर हैं तो उनकी सिक्योरिटी को कैसे इंप्रूव करना है। प्रिविलेज्ड यूजर अब्यूज्ड, ये क्या होता है? सर, जो प्रिविलेजेस दी गई हो उनका अब्यूज हो रहा हो तो वो भी, उसको भी अब्यूज से ज्यादा बेहतर वर्ड मैं यूज करूंगा समझने के लिए, मिसयूज। प्रिविलेज्ड यूजर मिसयूज, जिसकी बड़ी परफेक्ट और थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी जबरदस्त एग्जांपल कि पिछले कुछ सालों में नादरा के एम्प्लॉयज जिनके पास प्रिविलेज्ड यूजर एक्सेस था, उन्होंने क्या किया, और नॉन पाकिस्तानियों को भी डेटाबेस में डाला और पाकिस्तानी आईडी कार्ड इशू करवा दी। प्रिविलेज उनके पास थी ना, तो उन्होंने उसका मिसयूज कर लिया। इसको अब्यूज भी कह सकते हैं। अच्छा जी, ये बात अभी हम कर चुके हैं कि साइबर अटैक्स और थ्रेट्स को फास्टर फौरन से रिस्पॉन्स करेंगे, बिजनेस का लॉस इससे कम हो जाएगा, इंसिडेंट डिटेक्शन बड़ी अच्छी इफेक्टिवली हो जाएगी, आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपको टूल्स के बारे में भी बेहतर पता लग जाएगा। मिसाल के तौर पे 2-3 टूल्स का नाम तो मैं अक्सर रोजाना लेता हूं, उसके अलावा भी मैंने चंद एक टूल्स बताए। जब आप चलाएंगे तो पता लगेगा ना कि आप इस कंपनी की रिक्वायरमेंट फुलफिल इस टूल से हो रही है कि नहीं हो रही। और उसके अलावा अपने स्टाफ का फुल कंट्रोल और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कस्टमाइजेशन, ये सारी चीजें सॉक के, जहां पर सॉक होता है उसकी वजह से ये चीजें चल रही होती हैं। अच्छा, सॉक की कैपेबिलिटीज। जी जी, प्रिविलेज यूजर की एग्जांपल दी, उसमें देखिए कि वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ये दो अलग बातें हैं। बिल्कुल ऐसे दो अलग बातें। इंटेंशनली कर रहा है जानबूझ के, तो उसमें क्या सिनेरियो बनेगा, अनइंटेंशनली में क्या सिनेरियो बनेगा, क्योंकि वो तो सिस्टम के लिए तो दोनों चीजें एक जैसी लगेंगी ना उसको, क्योंकि वो प्रिविलेज यूजर है, लेजिटिमेट यूजर है। जी, ये सवाल अभी पूछा इन्होंने कि अभी मैंने तस्करा किया, ये प्रिविलेज्ड यूजर अब्यूज या प्रिविलेज्ड यूजर मिसयूज पर है। इन्होंने सवाल पूछा कि सर कोई अपनी अथॉरिटी को मिसयूज कर रहा हो
या मिसयूज ना कर रहा हो, सिस्टम के लिए तो वो सेम ही है ना चीज। सिस्टम को तो नहीं पता ना कि इसने पैसे लेके काम किया है या किसी मजबूरी में आके को काम किया। लेकिन बेसिकली हम तस्करा क्या कर रहे थे? जहां सॉक नहीं है वहां इस तरह की एक्टिविटी पता लगेगी किसी को? नादरा में तकरीबन 4-5 साल हुए शायद सॉक बनाए हुए। 4-5 साल पहले इनिशिएटिव लिया था इन्होंने और फुली वर्किंग इंप्लीमेंटेशन होने में शायद 3-1 साल, रफली मेरा जितना मुझे अंदाजा है 3-1 साल से चल रहा है। उससे पहले इनके पास सॉक नहीं था। जब सॉक नहीं था तो कोई बताएगा तो पता लगेगा ना। क्या ख्याल है कि नादरा वालों ने मौक्कल भी रखे होंगे कि हाँ जी सबकी रिपोर्टिंग करो, कौन प्रिविलेज यूजर मिसयूज कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब सॉक बन गया तो अब उनको कोई इस तरह की हरकत करेगा तो पता चलता है। और यही वजह है, शायद मैंने आपसे तज़किरा किया था, मेरे एक दो वाकिफ नादरा में बड़े सीनियर लेवल पर काम करते हैं, उनसे मैं गाहे बगाहे गपशप होती है तो डिटेल वगैरह पता लग जाती है, कोई ना कोई टेक्निकल डिटेल। अब इस लेवल पर जाके रिस्ट्रिक्शन उनके स्टाफ पर, उनके टेक्निकल स्टाफ पर है कि जिसकी मैंने शायद पहले तज़किरा किया नहीं किया कि नादरा के आज से 5-7 साल पहले जिन स्टाफ मेंबर्स को नादरा की डेटाबेस की एक्सेस थी उनमें से तकरीबन आधे लोगों की एक्सेस खत्म कर दी है। कि भाई आप नादरा के एम्प्लॉय जरूर हैं, नादरा के टेक्निकल सेटअप को आप देख जरूर रहे हैं, बट यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद द डेटाबेस ऑफ द सिटीजंस। आधे लोगों की एक्सेस वैसे ही खत्म। अब जो बाकी आधे बच गए उन पर अब जो लेटेस्ट चंद महीने पहले तक की जो मुझे थोड़ी सी अपडेट है वो ये है कि नादरा का वो एम्प्लॉय जो डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है वो बहुत थोड़े रह गए हैं। वो आधे जो थे उनमें से भी शायद 15-20% लोग रह गए हैं, और जो रह गए हैं उन पर इतना जबरदस्त किस्म का चेक है कि आपके पास सेंटर में कोई कस्टमर नहीं आया और आपने डेटाबेस एक्सेस की है तो आपके खिलाफ सीधा सीधा केस बनता है और सबसे पहले आप सस्पेंड होते हैं और फिर कोर्ट। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे उनको पता लगता है कि बंदा तो आया नहीं है, इसकी डेटाबेस एक्सेस हो गई है, कैसे जी? अगेन मौका है उनके पास, कोई जिन भूत चुड़ैले। और भाई सॉक किसी जिन भूत चुड़ैलों से कम नहीं है। क्यों? आप में से भी शायद सबका जाने का इत्तेफाक हुआ होगा या अजीजो गारिब आजकल पिछले साल 2 साल में कोई ना कोई नादरा गया होगा। नादरा का टोकन सिस्टम तो पता है ना? क्या ख्याल है? टोकन सिस्टम पे ही जनरेट होता है ना। टोकन में आईडी कार्ड नंबर लिखा होता है, आईडी कार्ड नंबर पूछते हैं तो टोकन जनरेट होता है। उसी सिस्टम पे अलर्ट गया, टोकन जनरेट हुआ इस आईडी कार्ड के अगेंस्ट, और फलां एम्प्लॉय जिसकी ये यूजर नेम था उसने इन 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 तमाम आईडी कार्ड्स की डिटेल देखी है, चेंज की है। जब सिस्टम में टोकन्स की डिटेल भी जा रही है और यूजर्स की डिटेल भी जा रही है तो आपस में मैच करना सिस्टम के लिए कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है? सिस्टम ने तो सेकंड, ये देखिए सॉक के कितने जबरदस्त एडवांटेजेस हैं। थिंक फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू कि आपकी कंपनी में किस अगर आपकी कंपनी अगर सॉक बना लेती है, सॉक इंप्लीमेंट कर लेती है, या जिन कंपनियों में सॉक इंप्लीमेंट हुआ है उनको सॉक कितना फायदा देता है। अब मुझे यही सिर्फ यही एक छोटी सी चीज ज़हन में रख लें, यही एग्जांपल ज़हन में रख लें और मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी अच्छी कंपनी होगी जिनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक रीजनेबल लेवल का हो और वो सॉक यूज ना करे या यूज ना करना चाहता हो।
इसलिए टेलीकॉम, बैंक्स, ये तो बहुत अरसे से चल रहे हैं सॉक पे। उसके बाद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी आना शुरू हो गए जिनका आईटी से या जिनका टेक्नोलॉजी से ज्यादा काम है, जैसे नादरा, जैसे पीटीए का अपना तो नहीं है, टेलीकॉम वालों के सर पे वो उन्होंने काम सिस्टम चलाया हुआ है, या जैसे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, तीनों फोर्सेस का अलग अलग से है सॉक, अलग अलग चीजें उन्होंने चला रही हैं। सर ये खुद मैनेज कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। इंडिया को दिया हुआ था जीएसटी को सर्विसेज खुद मैनेज करते हैं। पाकिस्तान भर में जितने भी हैं उन सब का यही है। डिप्लॉयमेंट में किसी की इन्वॉल्वेशन हो सकती है या को होली सोली किसी से डिप्लॉय करवा लेते हैं, बनवा किसी और से लेते हैं, लेकिन चला खुद रहे होते हैं। लेकिन असल में देखें, आप भी अगर सॉक किसी कंपनी के सॉक में जाकर जॉब करेंगे तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स, पहले हम कहा करते थे, मैं पहले कहा करता था कि जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना किसी कंपनी में, उस कंपनी की शहर रग पे बैठे होते हैं। अब वो थोड़ा सा जरा नीचे आ गए, शहर रग से सांस वाली रग पे आ गए, शहर रग पे सॉक वाले आ गए। देखिए पिक्चर का दूसरा रुख है क्या, जब सॉक में हर चीज आ रही है, हर चीज की रिपोर्ट आ रही है, तो फिर वहां पर काम करने वालों को भी तो फिर इसलिए शायद आप किसी को जानते हो जो नादरा के सॉक में जॉब कर रहा हो, अगर जानते हैं तो उससे पूछिएगा, वो आपको बताएगा कि अगर वो जॉब अगर उसकी हुई है, उसकी एलिजिबिलिटी इंटरव्यू के बाद उसकी सेम वही सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है जो एजेंसियों वालों की होती है। इस तरह की जगह पर इस तरह के लोगों का फिर इस तरह से उन्होंने डेफिनेटली मैनेज करना होता है। अच्छा जी, सॉक की कैपेबिलिटीज, ये वही सारी चीजें हैं जो अभी हम तस्करा कर रहे हैं बातों बातों में, कि एक तो आपको सिचुएशनल अवेयरनेस हो जाती है कि किस तरह की सिचुएशन चल रही है, किस तरह के मामला चल रहे हैं। थ्रेट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, भाई जब अटैक का पता लगेगा तो ही उसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो ही उससे प्रिवेंशन की कोई टेक्निक यूज होगी, तभी कोई फोरेंसिक्स होगी, तभी कोई ऑडिट एंड कंप्लायंस का कोई मामला चलेगा। देखिए ये सारी चीजें मैंने शायद पिछली क्लास में जिक्र की थी, तो फोरेंसिक के हवाले से, ऑडिट एंड कंप्लायंस के हवाले से, लेकिन अब ये दोबारा चीजें इसलिए आ रही हैं कि इन सब का लिंक बनाया जा रहा है सॉक के साथ। पहले ये चीजें चल रही थी अकेली अकेली, अलग अलग। जी अपने कंपनी के एसेट्स के, लेकिन अगर हम कोई मतलब ऐसी सर्विस जो हम किसी और सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे हैं, अगर वो हैक हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हमने तो अपनी तरफ, क्या मतलब ऐसी सर्विस किसी और सर्वर, वेबसाइट हमने किसी और सर्वर पे डिप्लॉय की, मतलब देखिए सॉक का सिंपल अल्फाज में सॉक का मतलब ही यही है कि आप जितने मर्जी कंप्यूटर्स, जितने मर्जी सर्वर्स बनाते जाएं, उन सब की एक्टिविटी, उन सब के लॉग जाने चाहिए सॉक के पास। आपने सॉक इंप्लीमेंट करने के बाद 5 नए सर्वर बना लिए, कोई मसला नहीं है, उन 5 पे सेटिंग कर दें, जिस दिन से ऑपरेशनल हो वो भी लॉग्स उधर भेज दें। किसी और कंपनी से वो तो कंपनी वालों ने फिर खुद अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी ना, कि आप क्या करते हैं, सारी आईटी डिवाइसेस के लॉग्स और सारी एक्टिविटीज तो सॉक के पास जा रही हैं, 2 डिवाइसेस आपने अलग रख दी कि इनकी डिटेल नहीं जानी चाहिए सॉक पे। अब उन्हीं 2 में से कोई एक हैक होगी तो आप फिर सॉक को तो ब्लेम नहीं कर सकते। क्या ख्याल है? हाँ, इस तरह से बेसिकली वो चीजों को मैनेज किया जा रहा होता है। अच्छा जी, सॉक के ऑपरेशंस, यही चीज बेसिकली हम कर रहे थे बात, कि लॉग कलेक्शन, लॉग रोटेशन और लॉग एनालिसिस, और ये सारा काम अभी मैंने आपके सामने तस्करा भी किया। ये सारा काम बेसिकली कर कौन रहा होता है और कैसे हो रहा होता है? क्यों जी, कौन कर रहा होता है, कैसे हो रहा होता है? ये तीनों काम
लॉग कलेक्शन, लॉग्स का आर्काइव, लॉग एनालिसिस, ये कौन कर रहा होता है और कैसे हो रहा होता है? सॉफ्टवेयर कर रहा है। जबरदस्त। फैसल भाई ने एक लफ्ज, एक जुमले में, बल्कि एक लफ्ज में सारी कहानी मुका दी। वो क्या? वो जो सीम्स है ना, सॉक की ऐप, वही ये काम कर रही होती है, ऑटोमेटिकली ये काम कर रही होती है। आपको मुझे सरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं पता होगा ना तो फिर आप भी यही समझ रहे होंगे ये शायद अलादीन का चिराग इन्होंने ला के बैठा दिया, इसका दिल करता तो अलर्ट जनरेट कर देता, दिल करता तो नहीं करता। पता होना चाहिए। वो कंपनी वालों ने वो जो इतने बड़े बड़े सोल्यूशन बनाए हैं और लाखों करोड़ों रुपए वो लाइसेंसेस के और चीजों के वो लेते हैं, अगर तो किसी वजह से लेते हैं। और उनकी सबसे बड़ी वजह वो ये है कि अभी जैसे मैं बात भी कर रहा था कि लाखों करोड़ों लॉग्स पर और आ रहे होते हैं। उन लॉग को कलेक्ट करना, फिर नॉर्मलाइज करना, फिर उनके कोरिलेट करना, फिर उनका एनालिसिस करना, फिर एनालिसिस में भी आगे बहुत सारे किस्म के एनालिसिस होते हैं। ये सब कुछ वो टूल, वो ऐप खुद से कर रही होती है, या हमने खुद से करवाना हो तो हमें उन्होंने वो ग्राफिकल क्लिक बेस्ड टैब बटन दिए हुए होते हैं। आप क्लिक करते हैं, आपको बता देते, जैसे अभी मैं नादरा की बात कर रहा था, आप एक दो क्लिक करेंगे, आपको बता देगा हाँ जी आज पूरे दिन में कितने ऐसी डेटाबेस, कितने आईडी कार्ड्स की डेटाबेस एक्सेस की हैं जिनके टोकन जनरेट नहीं हुए थे। फिर एक दो क्लिक और करेंगे तो पता लग जाएगा किसने चेक किया, उनके यूजर नेम क्या है। फिर एक दो क्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा हाँ जी फलां यूजर नेम की ये डिटेल है। तो बैकएंड पर वो बेसिकली वो जो सीम वाला सॉफ्टवेयर या जो ऐप है वो ये सारा कुछ कर रही होती है। लेकिन हमें पता होना चाहिए ये हो सारा कुछ ऑटोमेटेड वे में रहा होता है। और वही चीज आगे चल रही है जो अभी मैं बात कर रहा था कि लॉग पहले कलेक्ट किए, फिर आर्काइव किए, इकट्ठे किए, फिर उनका एनालिसिस किया, फिर सीम के पास गए, सीम ने इवेंट को रिलेशन किया, और फिर इंसिडेंट मैनेजमेंट पे बात चलेगी। अच्छा, इवेंट को रिलेशन क्या होता है? इवेंट को रिलेशन, बल्कि इवेंट को छोड़ें, को रिलेशन किसको कहते हैं? एक मशीन से 100 लॉग आ रहे हैं और एक ही तरह के आ रहे हैं, तो 100 लॉग नहीं देगा, एक ही लॉग देगा और मजीद उसको फर्दर खोल लो इसमें एक ही मशीन से कितने लॉग हैं। कोरिलेशन आम जबान सादा अल्फाज में कहते हैं मैच करना। तो कोरिलेशन मींस कि जहां पर एक जैसी बहुत सारी चीजें आ रही हो तो उसने एक ही को लेना है और फिर उसने आपस में इसको उसके पास जो सोर्सेज हैं वहां से उसने चेक करके मैच करके उसने बताना है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं डिस्कस कर रहा था कि ये अलर्ट की कैटेगरी में आएगा कि इवेंट की कैटेगरी में आएगा, ये उस ऐप ने करना है। अगर वो अलर्ट की कैटेगरी में आएगा तो अलर्ट वाली कैटेगरी में आपको दिखाएगा। इवन यहां तक कि वो एप्स या वो प्रोग्राम्स इतने मिच्योर्ड, इतने वेरीफाइड, इतने अच्छे किए हुए होते हैं उन्होंने, वो पैसे ऐसे नहीं ले रहे होते दुनिया वाले कि वो आपको अगर अलर्ट जनरेट कर रहा है तो अलर्ट की सिवियरिटी भी बताता है। आप में से जिन्होंने वल्नरेबिलिटी एनालिसिस पढ़ा हो तो उनको शायद याद हो वल्नरेबिलिटी की सिवियरिटी रेटिंग होती है। इस तरह से यहां पर ये जो इवेंट जनरेट हो रहा होता है, ट्रिगर हो रहा होता है, उसकी भी रेटिंग होती है कि जो इवेंट है ये किस लेवल की इसकी सिवियरिटी रेटिंग है। इज इट अलर्ट, इज इट इवेंट, और इज इट इंसिडेंट, और इज इट अटैक, किस तरह की चीज है। तो वो कैसे पता लगता है? आमतौर पे कोरिलेशन से वो सारी चीजें पता लग रही होती हैं। और जब कोरिलेशन और सारी चीजें होती हैं तो यही बात मैं कर रहा था कि फिर पता लगता है हाँ जी थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, हाँ जी इज इट द थ्रेट और नॉट। अगर थ्रेट है तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, फिर उसकी रिपोर्टिंग क्या होनी चाहिए।
तो बेसिकली वो जो सॉक, जहां पर सारा सेंट्रलाइज यूनिट, जहां पर उस कंपनी का सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर किया जा रहा होता है ना, वो कैसे मॉनिटर किया जा रहा होता है ये आपको अब पिछले 10-15 मिनट में मैंने बताया, सादा और आसान अल्फाज में। वैसे तो बहुत सादा सी बात है। सॉक क्या है? जहां पर किसी कंपनी का पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ के मॉनिटर किया जा रहा होता है, सिंपल। लेकिन किस तरह से किया जा रहा होता है, किस वे में किया जा रहा होता है, मॉनिटरिंग की सोर्स क्या होते हैं, मॉनिटरिंग की आउटपुट क्या होती है, ये कुछ उसके मेजर स्टेप्स होते हैं कि इस तरह से मॉनिटर किया जा रहा होता है, इस तरह से कोरिलेशन की जा रही होती है, और इन सारे प्रोसेस से गुजर के पता लगता है कि हाँ जी ये थ्रेट है, ये अटैक है, इसका कोई रिएक्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसके बेहाफ पर फिर एड पर रिपोर्टिंग होती है। ये वही सॉक का वर्कफ्लो। जी, एक पिक्चर में सारी कहानी उसने क्लियर की जो अभी हमने आज डिस्कस की, कि ये देखिएगा सबसे पहली चीज, ये यहां पर ये देखें, लॉग डेटा, फ्लो डेटा, थ्रेड डेटा, कॉन्टेक्चुअल डेटा, हर तरह का डेटा आ रहा है किसके पास? सीम, यानी सॉक के पास हर तरह का लॉग्स आ रहा है। आगे वो करता क्या है सीम या सॉक? सबसे पहले डेटा कलेक्ट करता है, फिर उसके बाद जी एनालाइज करता है, उसके बाद उसको वैलिडेट करता है कि कौन सी चीज अटैक से रिलेटेड है, कौन सी अटैक से रिलेटेड नहीं है, और फिर रिपोर्ट आगे रिपोर्ट इन केस ऑफ अलर्ट करता है, और उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड, और फिर उसके एंड पर पूरे केस का डॉक्यूमेंट। ये बेसिकली एक वर्क फ्लो चल रहा होता है किसके अंदर? सॉक के। हाँ, सॉक वर्क फ्लो। जी, उम्मीद है कोई बात ज्यादा मुश्किल नहीं लगी होगी आज। अगर कोई ज्यादा मुश्किल लगी है तो पूछें, मैं बता देता हूँ। क्लास में बड़ी इंटरेस्टिंग जी, अगर वाकई किसी को आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी है ना, तो इसका मतलब है उसको सॉक समझ आ गया। सिर्फ एक इंटरनल टेस्ट के लिए छोटी सी चीज बता रहा हूँ, जिसको आज की क्लास जितनी ज्यादा मुश्किल लगी है ना, उसको सॉक समझने में थोड़ी सी उतनी ज्यादा मुश्किल हुई है। जिसको जितनी आसान और इंटरेस्टिंग लगी है, उसको सॉक उतनी अच्छी तरह से समझ आ गया। सर इंटरेस्टिंग तो लगी है, एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है। जनाब पूछें। सर, SOC is the centralized system. So what happened when distributed systems are fully deployed? Even though blockchain systems are or networks are fully deployed, तो फिर इसका हम क्या करेंगे? ये तो सेंट्रलाइज सिस्टम है और सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए है, तो सर अब तो ब्लॉकचेन की तरफ और डिस्ट्रीब्यूटेड इसकी तरफ जा रहे हैं, नेटवर्क्स की तरफ। देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो या कोई और भी टेक्नोलॉजी हो, हर टेक्नोलॉजी का अपना एक टोपोलॉजिकल डायग्राम होता है। कोई सेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी चलती है, कोई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी चलती है, कोई स्टैंड अलोन टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है, कोई डिफरेंट तरह से काम कर रही होती है, लेकिन कहीं पर ब्लॉकचेन भी चल रहा है या कोई और चीज भी चल रही है। अगर वो सॉक वाली टेक्नोलॉजी पर जाएंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले फयाज साहब ने भी सवाल किया था कि मैंने बताया था कि जो भी टेक्नोलॉजी उन सिस्टम्स पर चल रही है, उस कंपनी में जिस तरह की भी टेक्नोलॉजी चल रही है, हर मशीन, हर डिवाइस अपने लॉग्स भेजेगी
सॉक के पास, चाहे उस पर ब्लॉकचेन चल रहा है, चाहे उस पर फायरवॉल लगी हुई है, चाहे उस पर जितनी मर्जी सिक्योरिटी अप्लायंसेस या सिक्योरिटी मैकेनिज्म चल रहे हैं, लॉग उसने सॉक के पास ही भेजने हैं। अगर सॉक के पास नहीं भेज रहे तो फिर वो उस कंपनी की अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाला ही काम है कि उसी डिवाइस जिसकी लॉग्स या जिसकी डिटेल्स नहीं आ रही सॉक के पास, उसी डिवाइस वही चीज कंप्रोमाइज हो जाए और नुकसान हो जाए तो उसको सॉक वाले तो जिम्मेदारी सिंपल वो तो सिंपल हैंड रेज कर देंगे, नहीं जी हमारे पास तो ये कनेक्टेड ही नहीं थी, हमारे पास तो हमारे तो इधर शो ही नहीं हो रही, हम कैसे इसको मॉनिटर करें। देखें इसकी सादा सी एक और छोटी सी एग्जांपल आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी दफा सुनी होगी खबरों में, लाहौर इस्लामाबाद में ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगा हुआ है, कैमरे। लाहौर का अंदाजा नहीं, इस्लामाबाद में रहते हैं इसलिए यहाँ का जरा ज्यादा अंदाजा। वो कितनी इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ चोरियां डकैतियां हुई हैं, इवन शायद वो कत्ल की वारदातें हुई हैं, और सेफ सिटी की डिटेल कैमरे की डिटेल निकालते हैं तो क्या पता लगता है कैमरे खराब है या फलां साइड खराब हुई थी। तो थिंक ये भी मिलता जुलता एक तरह का समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दी कि भाई जिस डिवाइस को चाहे आपने सिक्योरिटी के नाम पर या चाहे जिस नाम पर भी आपने सॉक से नहीं कनेक्ट किया हुआ, वहां कोई इंसिडेंट हो जाता तो फिर सॉक जिम्मेदार भी नहीं है, और फिर ऐसे सॉक का क्या फायदा जहां पर आपने कुछ चीजें तो सेंट्रलाइज सॉक के साथ कनेक्ट की हुई, कुछ नहीं कनेक्ट की हुई। तो इसलिए वो ब्लॉकचेन हो या कोई भी चीज हो, ब्लॉकचेन तो टेक्नोलॉजी ही इसी बेस पे है कि वो डिसेंट्रलाइज्ड है और इम्यूटेबल। सर ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन जिस मशीन पर डिप्लॉय होती है उसके लिए है ना, उसके लॉग तो भेजे जा सकते हैं ना। आई एम नॉट सेइंग कि ब्लॉकचेन की डिटेल्स भेजें सॉक को, उस मशीन के लॉग्स तो सॉक को भेजे जा सकते हैं ना, कि ब्लॉकचेन कैसे सिक्योर कर रहा है, कैसे इनसिक्योर कर रहा है, वर्किंग कैसे कर रहा है, कौन से एल्गोरिथम्स, कौन सी क्रिप्टोग्राफी की चीजें चल रही हैं, वो नहीं, क्या मशीन पे हो क्या रहा है, मशीन के लॉग्स तो सॉक को भेजे जा सकते हैं ना, और जाते। सर इनकेस आप इस क्वेश्चन को मैं सर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, सर फिर हम क्लाउड वाली कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, क्लाउड सॉक डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर एग्जांपल इधर भी नेटवर्क के पेशा में अपना नेटवर्क है, सबको हमने सॉक के साथ कनेक्ट कर दिया, तो फिर क्लाउड सॉल्यूशन है इसका सॉक क्लाउड बेस्ड, ताकि उनकी भी लॉग उतर जाए, हमारे भी उतर जाए, फिर उधर ही। ये देखिए क्लाउड का डिफरेंट बीच में कॉन्सेप्ट आ जाता है। क्लाउड बेस्ड सॉक होता है वैसे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना वो क्लाउड बेस्ड सॉक होता नहीं है। देखिए पेशावर में है, लाहौर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में है, मुल्तान में है, या किसी भी शहर में है, इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो सॉक के पास आएंगे ना। हाँ वो इंटरनेट कनेक्टेड मशीन्स और सॉक भी इंटरनेट कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट हमारे पास आएंगे वो। जिस तरह सर कैस्पर की दे रहा है। हाँ इसमें अब पता नहीं आगे चीज है या नहीं है, चलें तस्करा हुआ ये भी मैं बता देता हूँ। सॉक के ना डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। सॉक जो कंपनीज में चल रहा होता है उसके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। पहला मॉडल होता है सेल्फ डिप्लॉयड सेल्फ मैनेज्ड। कौन सा मॉडल? सेल्फ डिप्लॉयड सेल्फ मैनेज्ड। नाम से पता लग गया होगा क्या मतलब, खुद ही बनाया खुद ही चला रहे हैं। और दूसरा इसको हम कहते हैं फुली मैनेज्ड। और दूसरा सॉल्यूशन आप किसी और से बनाया ले लें, मैनेज खुद कर रहे हैं। इसको हाइब्रिड कहते हैं आमतौर पर। कि आपने सॉल्यूशन थर्ड पार्टी से लिया, मैनेज आप खुद कर रहे हैं। दुनिया में हैं ऐसी कंपनीज, खासतौर पे यूरोप में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं। वो क्या करती हैं? यूरोप में, यूएस में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने सॉक बनाए हुए हैं। वो कहते हैं आप अपना सॉक बनाना, इतने करोड़ों डॉलर लगाने हैं, लाखों डॉलर लगाने हैं, हमने सॉक बनाया हुआ है, हमें अपनी कंपनी की सिक्योरिटी दे दो, हम सारी मैनेज करेंगे। अब आपकी मर्जी है अपने स्टाफ से करवा लें या हमारे स्टाफ से करवा लें। मतलब तीन मॉडल हो गए। पहला मॉडल सेल्फ डिप्लॉयड सेल्फ मैनेज, दूसरा मॉडल
थर्ड पार्टी डिप्लॉयड, सेल्फ मैनेज्ड। और तीसरा मॉडल थर्ड पार्टी डिप्लॉयड, थर्ड पार्टी मैनेज्ड। इसको कहते हैं आउटसोर्स्ड। अब जिस कंपनी को जिस तरह का सूट करता है वो वैसी सर्विस ले सकती है। जी सर आपने बताया ये लॉग्स सारे जो है जाते हैं सेंट्रलाइज्ड यूनिट में। सर ये लॉग्स दोनों किस्म की जो लॉग्स, हाँ लॉग्स दोनों ही सारे हो जाएंगे। तो सर जिस तरह जो एंड डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल फोन्स हैं, इनके भी जो भी सारे लॉग होंगे वो सब जाएंगे। एंड पॉइंट डिवाइसेस के बारे में मैंने लास्ट या उससे पिछले में मैंने तस्करा किया था कि आमतौर पर ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी क्या है। मैंने तस्करा ये किया था, आज की क्लास में भी मैंने तस्करा किया कि SOC अभी तक एंटरप्राइज सोल्यूशन है। इसमें कंपनी के IT एसेट्स को तो कवर किया जाता है, इंडिविजुअल्स के IT एसेट्स को अभी तक डिफरेंट मेथडोलॉजीज चल रही हैं। अगर कंपनी की पॉलिसी है कि कंपनी के एम्प्लॉइज के भी IT एसेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, तो कंपनी ने जो ऑफिशियल लैपटॉप दिया हुआ है, जो ऑफिशियल मोबाइल दिया हुआ है, वो भी SOC पे डाला हुआ होगा। एंड पॉइंट डिटेक्शन, अब ये जो एंटीवायरस में एंड पॉइंट डिटेक्शन आती है, आमतौर पे हम चला लेते हैं, वो क्रैक श्रैक करके चला रहे होते हैं, हम भी पता भी नहीं होता और हम कौन सी सर्विस ले रहे होते हैं, लेकिन वो प्रॉपर पे करके प्रॉपर लाइसेंसिंग के साथ अगर वो ली हो तो उसका भी यही मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल नॉर्टन वालों से आपने एंड पॉइंट डिटेक्शन ली हुई है, तो नॉर्टन, इसका मतलब ये है कि नॉर्टन वालों के SOC पे आपकी मशीन की डिटेल जा रही है, या आपकी पूरी कंपनी ने ली हुई है तो नॉर्टन वालों के पास उनके SOC जो बना हुआ है उस पर आपकी कंपनी की जितनी एंड डिवाइसेस हैं उनकी डिटेल्स जा रही है। कल कला को कुछ मसला मसाइल होता है तो आप उनसे राब्ता करें, वो आपको बताएंगे कि किस डिवाइस पर मसला हुआ, किस वजह से मसला हुआ। जी इसमें हम अपने जो SOC का जो सैटेलाइट काम किया है उस पे भी एंड पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। DLP सॉल्यूशन होते हैं, पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट परव्यू है या फोर्स पॉइंट है, वो उनको हम उनका एक क्लाइंट डाल देते हैं एंड यूजर के सिस्टम पे। जैसे फोर्स पॉइंट है तो उसका तो इटसेल्फ पूरे SOC की तरफ की इनसाइट्स आती हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ है और क्या डाटा लॉस हुआ है, कि कौन किसी फाइल है उसमें अंदर फुटप्रिंटिंग है और वो फिंगरप्रिंटिंग लेगा, उसकी फाइल लेबलिंग लेगा कि सीक्रेसी है, कॉन्फिडेंशियल फाइल है, वो बाहर ना निकले, ईमेल से डाउनलोड ना करें। DLP का तो डिफरेंट सिनेरियो होता है, इससे अलग होगा। हाँ DLP तो अलग, वो तो डेटा लॉस प्रिवेंशन है ना, वो डिपार्टमेंट SOC से अलग है। हाँ वो डेटा लॉस प्रिवेंशन आमतौर पे ज्यादातर DLP वो डेटा सिंक्रोनाइजेशन पे काम कर रहे होते हैं ज्यादातर, कि बैकअप कर लें या ऑनलाइन क्लाउड पे कर लें या सिंक करके कर लें या ऑफलाइन कर लें, कि डेटा लॉस प्रिवेंशन पे उनका काम होता है, वो थोड़ी डिफरेंट चीज है। जी ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से किसी का कोई सवाल हो तो पूछें जी। अटेंडेंस दिखाइएगा जी। आप में से किसी की अटेंडेंस रह गई हो तो मुझे बताएं, ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स की मैं लगा देता हूं अटेंडेंस। जी मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। किस चीज़ पे साइन करवा रहे हैं? अच्छा जी ठीक हो गया जी। आप में से किसी की अटेंडेंस रह गई है तो काइंडली लगा दें, वो रहती है शायद। जी ऑनलाइन में से किसी ने सवाल नहीं पूछा सिवाय उस्मान साहब के। न्यू रजिस्ट्रेशन मुझे ऑनलाइन मजा नहीं आया। चलें जी इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं और इससे आगे हम कल तज़किरा करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।